सो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू डिफेक्स। ये थर्ड वीडियो है हमारी, ठीक है, साइंस वाले सेक्शन का। फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने पहले ही करवा दिया है आपको। बहुत अच्छे वीडियोस, मतलब मैंने तो अच्छे वीडियोस बनाए थे एनसीईआरटी को लेके, उसको आप देखना, ठीक है। केमिस्ट्री इस बार जैसा टफ, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि केमिस्ट्री इस बार टफ था। बायोलॉजी वॉज कंपेरेटिवली वेरी इजी, डायरेक्ट सोर्सेज फ्रॉम एनसीईआरटी, सीधा का सीधा एनसीईआरटी उन्होंने उठाया है। और वो हर बार ऐसे ही करते, कुछ टॉपिक्स इजी डालेंगे, कुछ टॉपिक्स हार्ड डालेंगे, ठीक है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि मतलब मैंने वैसे फॉर्मली कभी अपना इंट्रोडक्शन दिया नहीं है। इस पर मैं अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर अपने बारे में किसी और वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो बंदा आपको बता रहा है वो क्वालिफाइड है या नहीं। तो मैंने CDS, CAPF जो 2024 वाला था, बट फाइनल मेरिट में मेरा नाम नहीं आया, ठीक है। तो मतलब बीच वाले सेक्शन में मैं आउट हो गया था। रिटर्न मैंने क्वालिफाई किया हुआ है CAPF का, और दैट टू आप कट ऑफ भी जब आएगा आप देख लेना, मेरे 120 के आसपास। मैं अपना स्क्रीनशॉट वो डाल दूंगा क्योंकि CAPF वाला है। CDS का तो तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी वीडियो डालूंगा, तो उसका मार्कशीट मैंने कभी डाउनलोड नहीं की। कभी मिलता है अगर UPSC के साइट में, मैं लगा दूंगा। GS में मैं अच्छा ही स्कोर करता था, ठीक है। मैं बताऊंगा सारी स्ट्रेटेजी। तो मैंने CDS, कोस्ट गार्ड, FCAT ये 5 बार मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया था, और उसके बाद कंटिन्यूसली मैंने क्लियर ही किया। CDS का मैंने लास्ट ईयर, मतलब मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गए थे। टोटल SSB मेरे 13 हो चुके हैं, 13 या 14 हो चुके हैं, ठीक है। तो ये है मेरे बारे में ब्रीफ से इंट्रोडक्शन, ताकि मतलब आपको पता चले कि मैं क्वालिफाइड हूँ, मैंने एग्जाम खुद क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है। एंड दैट टू एयरफोर्स का कट ऑफ मैंने खुद क्लियर किया हुआ है, ठीक है। वो भी GS के बलबूते हुए। मेरा मैथ बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है, मतलब मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता था और फिर जाता था। तो मैंने GS के दम पे ही मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। मैं आपको बताऊंगा अच्छे से कभी किसी और वीडियो पे, बट मतलब अगर आप यहाँ पे आए हो तो आप सही बंदे से ही आप बात कर रहे हो, ठीक है। आप जो वीडियो बना रहा है वो बंदा, वो उसको पता है क्या चल रहा है। और मैंने लास्ट ईयर ही, मतलब CDS का टाइम लास्ट ईयर मेरा खत्म हो गया था, तो मैं अभी रिलेवेंट हूँ। और मैं अभी CAPF का एग्जाम भी दिया हूँ मैं, ठीक है, मतलब ये दे रहा हूँ, बाकी एग्जाम्स भी दे रहा हूँ। इस वजह से मैंने वीडियो भी बहुत लेट बनाया है, क्योंकि SSC वगैरह बहुत लेट हो गया था। आपको भी पता है क्या चल रहा है ना। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अभी वीडियो पे चलते हैं, ठीक है, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। बायोलॉजी सेक्शन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी, इस बार सारे ही क्वेश्चन इजी हैं। मैं आपको PYQ बताऊंगा, NCERT बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलिस कैन बी सीन इन प्रोक्रियोटिक सेल। आपको पता है यूकैरियोटिक और प्रोक्रियोटिक में क्या डिफरेंस है ना। ऑप्शन A माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन B डेफिनेटिव न्यूक्लियस, C राइबोसोम्स, D गोल्गी बॉडीज। देखो PYQ, देखो सबसे पहले PYQ चेक करो। CDS 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था इस सेम टॉपिक पे। बैक्टीरिया हैव एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन which lacks a nuclear membrane and contains only DNA without proteins. Such a region is called nucleosome, nucleolus, nucleoprotein, nucleoid. अगेन NDA 2 2023। बहुत सारे PYQ है, इतने सारे तो मैं अभी क्या ही लगाऊं। CAPF में भी एक सवाल पूछा गया था इस बार नहीं, आई थिंक 1-2 साल पहले। देखो ये सवाल पूछो, यूकैरियोटिक सेल्स आर मच मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में कौन सा प्रेजेंट है? सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड, माइटोकॉन्ड्रिया। अब कहाँ से होगा? क्लास 9 चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे आना, आपको ये डायग्राम मिलेगा, इससे ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सिर्फ एक डायग्राम से। ये प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। इसमें देखो 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड मतलब जो न्यूक्लियोइड मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं होता, जो सेपरेट करता है ना, वो डिफाइन नहीं होता, इस वजह से इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। एक राइबोसोम्स, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक सेल वॉल। अब बताओ, सॉल्व करो। Which one of the following organelles can be seen in prokaryotic cell? Prokaryotic cell में इन चारों में से कौन सा दिखता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, डेफिनेटिव न्यूक्लियस तो नहीं है, अनडिफाइंड होता है। राइबोसोम्स, यस करेक्ट। गोल्गी बॉडीज नहीं है, ठीक है। ये हो गया वेरी इजी। इस वाले क्वेश्चन पे आओ। बैक्टीरिया हैव एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन which lacks a nuclear membrane. Such a region is called, again option D, nucleoid. Easy. Eukaryotic cells are much more complex. Which one of the following is exclusively present in eukaryotic cells? सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में है। सेल वॉल दोनों में है, देखो प्रोकैरियोटिक सेल में भी सेल वॉल है, यूकैरियोटिक में भी होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में है, न्यूक्लिक एसिड दोनों में है। माइटोकॉन्ड्रिया है? माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे कहीं दिख रहा है नहीं ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया का करेक्ट आंसर। देखो ये वाला सवाल है ना, दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन आर काइंड ऑफ सेम ओनली। दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज सेम, समझ रहा है। तो ये होता है PYQ सॉल्व करने का फायदा। अरे एक मिनट, तो से क्या हो गया? ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया था, ये वाला हमने सॉल्व किया था। अच्छा, अब ना नेक्स्ट टाइम
हर एक चीज़ एनसीईआरटी से नहीं होती है, कुछ चीज़ें आपको नोट्स बनानी पड़ेगी। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन में क्या लिखा है, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, मतलब न्यूक्लियर की बात कर रहा है। तो ये न्यूक्लियर में देखो क्या है, इट कंटेन्स ओनली डीएनए विदाउट प्रोटीन। अब ये चीज़ अगर मैं होता तो मैं ये अपने नोट्स के बगल में मैं लिख देता कि जो न्यूक्लियर होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए होता है विदाउट प्रोटीन, वहाँ पे कोई प्रोटीन नहीं होता। ऐसा सवाल वो पीवाईक्यू में वापस से वो कभी नेक्स्ट सीरीज में वो पूछ सकते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिस इज यार वेरी इजी, ठीक है। इसका सीधा सीधा ये मतलब ये सबसे सॉल्व भी हो गया होगा, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। क्लास 9 चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपको ये चार्ट मिल जाएगा, इससे ही हो जाएगा। कंपोनेंट्स को डिवाइड किया गया है क्रोनोलॉजी में। सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। ढूंढो कहाँ पे है, ऑप्शन डी। फाइलम से स्टार्ट होगा, हाँ ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। ये देखो, अब देख रहे हो, ये दोनों सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना। सीएपीएफ 2016 लिखना, ऑप्शन करना, और 2018 लिखना, एनडीए 2018 उसमें आप ऑप्शन करना, ठीक है। आंसर ये आप खुद दो, ठीक है, इसका जवाब मैं नहीं बताने वाला, ये बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, मतलब हालांकि ये पता ही होता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एयरबोर्न डिजीज, मतलब हवा से कौन सा स्प्रेड होता है। सबको नॉर्मली पता होता है कि टीबी जो बोलते हैं ना, उसको टीबी हुआ है मत जाओ, वो खांसता है तो स्प्रेड हो जाएगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर, दिस एयरबोर्न। मलेरिया तो एयरबोर्न से नहीं है, डेंगू भी नहीं है, कोलेरा भी नहीं है। लेकिन अगर मतलब किसी को सोर्स भी जानना है तो वो आप जब देखोगे क्लास 9 चैप्टर 13, ठीक है, ये आप देख रहे हो क्लास 9 चैप्टर 13, तो व्हाई डू यू फॉल इन में ये वाला पैराग्राफ मीन्स ऑफ स्प्रेड के अंदर, सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोसॉफ्ट कैन स्प्रेड थ्रू द एयर। कौन से डिजीज, ये नीचे आपको मिल जाएगा, कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस। न्यूमोनिया भी याद रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं न्यूमोनिया में। अब देखना कुछ टॉपिक ना ऐसा है कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से नॉर्मली सवाल नहीं पूछा था, आप 3-4 साल उठा के देख लो, हार्डली 1 या 2 पूछा होगा। वेस्ट डिफरेंस पे एक सवाल आया था, ये वाला जो सेक्शन है ना, उसके बाद तो मैंने कोई सवाल ही नहीं देखा। इस बार उन्होंने पूछा है, तो इससे क्या पता चल रहा है, यूपीएससी उस सेक्शन में जा रहा है जहाँ पे वो पहले नहीं पूछता था, ठीक है। इस वजह से लोगों को टफ लगने लगता है। बुक वही है, एनसीईआरटी वही है, बस उस टॉपिक से वो पूछा है जहाँ पे नॉर्मली बच्चे पढ़ते नहीं है। सबसे ज़्यादा इस बार उन्होंने ज्योग्राफी में ये किया है, उस ऐसे ऐसे सवाल पूछे वर्ल्ड क्लाइमेट में, कोपेंस में, मतलब वो जब ज्योग्राफी वाला वीडियो में बनाऊंगा तब आपको पता चलेगा। वो सवाल अब जितना भी पढ़ो समझ में आते ही नहीं है, और वहाँ से उसने इस बार सवाल पूछे, ठीक है। इसका जवाब बताओ कौन सा है, इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बताओ मेल में देखो ये क्या है, सेमिनल, वेसिकल, ब्लैडर, ये सब है। फीमेल में ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ये सब है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बाकी सब है। अच्छा नेक्स्ट ना ये वाला याद रखना, क्योंकि नॉर्मली ना ये सब बाकी सारे पार्ट याद होते हैं, सेमिनल, वेसिकल एक चीज़ याद रखना, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वाला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये वाला याद रखना, पूछ सकता है सवाल। नेक्स्ट इज़ वेरी इजी, कौन सा पार्ट है, अगेन मतलब ये डिस्कस करने का फ़ायदा भी नहीं है। क्लास 10 चैप्टर 7 में आप जाओगे, यहाँ पे ब्रेन के 3 पार्ट दिया है, फॉर, मिड और हाइंड। तो फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, सी इज द करेक्टनेस। दिस इज वेरी इजी। अब नेक्स्ट टाइम आपको फॉर ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स पूछ सकता है, सेरिब्रम है, हिंड ब्रेन के अलग अलग पार्ट पूछ सकता है, पॉन्स, मेडुला, सेरिबुलम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, मिड ब्रेन के होते हैं, ये सब पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना, ओके। ये हो गया, ये हो गया। दिस इज, ये भी बहुत बार पीवाईक्यू में रिपीट किया गया है। द इनर लाइनिंग ऑफ द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। ये बहुत ईजी है, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। सोर्स जानना है तो क्लास 10 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस में आप जाके देखोगे। सो द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। लाइन टू लाइन है, एकदम लाइन टू लाइन, ठीक है। इस बार बायोलॉजी बहुत ईजी आया था। अब ये सवाल देखो, मैं आपको एक चीज़ भी बताने वाला हूँ कि आपको क्या 11-12 पढ़ना ही है या फिर उसका कुछ ऑल्टरनेटिव भी है। ये वैसे भी सवाल अगर आपको पता भी होता है कि ह्यूमन ब्लड टाइप्स कितने होते हैं, है ना, एक होता है ए, एक बी, एक ओ, एक ए बी, ये पता भी होता है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर वैसे सोर्स जानना है तो ये वाला, मैं ये क्लास 11 में चैप्टर 15 बायोलॉजी वाले बॉडी फ्लूइड्स नाम का है, वहाँ पे एक टेबल दिया गया है, वहाँ से आप इसको ट्रैक कर सकते हो। बाकी मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि ये वाला जो चार्ट है ना, ये आप ज़रा एक बार याद कर लेना, है ना। यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स दिए हुए हैं, इसके एंटीजेंस दिया गया है, इसका एंटीबॉडीज़ दिया गया है, इसका डोनर ग्रुप दिया हुआ है। ये पूछ सकता है सवाल, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये ना अभी रिसेंटली किस 1-2 सालों में ये बहुत बार ये पूछेगा। CAPF हो गया, ND हो गया, किसी में ना किसी में पूछेगा, ठीक है। तो ये वाला आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला चार्ट, ठीक है। दिस इज मतलब ये पूछ सकते हैं। देखो ब्लड ग्रुप है A,
तो उसमें एंटीजेंस कौन सा प्रेजेंट होता है आरबीसी का, वो ए ही होता है। बी में होता है तो बी ही होता है। ए बी में दोनों होते हैं, ए और बी होते हैं। ओ में नील होता है। इस वजह से आपने सुना होगा ना कि डोनर कौन सा होता है, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये सब आप याद कर लेना। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताने वाला था 11th, ठीक है। अच्छा हाँ, तो ये 7 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये बहुत इजी सवाल थे, 7 क्वेश्चन हो गए, मतलब ये डुएबल थे, 7 के 7 डुएबल थे, अगर किसी ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है, बहुत डुएबल था। अभी बात आती है कि 11-12 के आपको पढ़ना है दोस्तों, बहुत बड़ा। मैंने केमिस्ट्री वाले वीडियो में या फिजिक्स वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा खुद पीसीएम का बैकग्राउंड है भाई। फिजिक्स के 2 बुक होते हैं सिर्फ 11 के, केमिस्ट्री के 2 होते हैं, बायोलॉजी लोगे तो उसके भी 2, और 11 और 12 2 2 2 6 6 12 बुक आप कैसे पढ़ोगे, समझ रहे हो। तो ये नहीं पढ़ना होता है, कुछ टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। अगर आप वो भी नहीं पढ़ना चाहते हो ना, मैं सिंपल सा बताता हूँ, 9th एनसीईआरटी पढ़नी ही है, 10th एनसीईआरटी पढ़नी है। मैंने ये फॉलो किया था, अरिहंत या लूसेंट। मैंने खुद अरिहंत लिया था। अरिहंत में ना ये ऐसे ब्लड टॉपिक, फिर वो ग्लूकोज वाला टॉपिक आया था, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, लैक्टोज, ये सब दोनों में दिया गया है। एक पढ़ना, मैं खुद अरिहंत पढ़ता था, इससे मेरे बहुत सारे सवाल भी होते थे। अगर कोई 3-4 बार दे चुका है, उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम है, तो वो जाके क्लास 11 और क्लास 12 को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ग्लूकोज वगैरह ये सबसे, हाइड्रोजन है ना, उसके नोट्स बना सकते हैं। लेकिन उतना नहीं करना होता है, क्योंकि देखो इतना अगर उसको पूछना होगा ना, वो इतना डीप से पूछेगा, आप खुद देख सकते हो कि इस बार कितना डीप से पूछा है केमिस्ट्री में, तो वो नहीं सॉल्व होगा। उससे अच्छा आप क्या करो, मैं खुद ये करता था कि अरिहंत उठाता था, उसमें जो साइंस वाला सेक्शन था वो पूरा मैं पढ़ता था, जो भी मिसलेनियस टॉपिक उससे ही हो जाते थे। एक बार आपको याद है एक डोपिंग इफेक्ट पर सवाल आया था, जो स्पीड, जब कि स्पीड कैसे मेजर होता है व्हीकल का, वो भी अरिहंत में दिया हुआ है। मेरे को लूसेंट का नहीं पता, लेकिन अरिहंत में वो दिया गया था, तो मेरा वो सवाल सही हो गया था। 2-3 साल पहले आया था वो सीडीएस पे, तो आई वॉज वेरी हैप्पी देन। तो ये था दोस्तों सवाल। ये दिक्कत कर रहा है, मैं नेक्स्ट टाइम जोहो यूज़ करने वाला हूँ भाई, ये बहुत दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप किसी को ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं उसको स्कैन करके, ठीक है। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे सारे एनसीईआरटी, पीवाईक्यू सब फ्री है, अपलोडेड है, सब कुछ अपलोडेड है। पिंड कमेंट में जाना, सब कुछ मिल जाएगा। मेरे से बात करनी है तो चैनल इन्फो में एडमिन्स का लिंक दिया गया है, ठीक है। ये सागर सर है, इन्होंने भी सीडीएस बहुत बार क्वालिफाई किया हुआ है, और ये मेरा आईडी है, ठीक है। चैनल इन्फो में आप दोनों में से किसी को मैसेज कर देना, मेरे को मैसेज कर देना, सागर सर भी थोड़ा सा बिजी है, तो ये आप मेरे को मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो बताना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो ज्योग्राफी पे आने वाली है, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, ठीक है। सब्सक्राइब करो दोस्तों, ऐसा वीडियोस आते रहेंगे। और आपका अगर कोई सजेशन है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, मैं बना दूंगा दोस्तों। मैं खुद रिसेंटली, और इनफैक्ट मैं अभी भी 1-2 एग्जाम में दे भी रहा हूँ, तो मेरे को नॉलेज है, आइडिया है कि किस टॉपिक पे कैसे पढ़ना होता है, सब कुछ नहीं पढ़ना होता, ठीक है। तो इतना ही था दोस्तों, जय हिंद।